बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज लंग फंक्शन टेस्ट। जो लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं वो हमें लंग डिजीज़ की डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ये हमें पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को डिफरेंशिएट करने में। सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम ऑब्जेक्टिव मेजर्स लेते हैं लंग फंक्शन का। लंग फंक्शन को मेजर करने के लिए हम स्पायरोमेट्री कराते हैं। इसमें आप डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हुए मशीन के अंदर, जिससे आप लंग के वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर और जो फ्लो रेट्स होते हैं और जो पेशेंट प्रोड्यूस करता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। एक मशीन के अंदर पेशेंट को हम ब्रीदिंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराते हैं, मशीन के अंदर ब्रीदिंग कराते हैं और उससे हम उसके वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करते हैं। रिवर्सिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम ब्रोंकोडायलेटर सैल्ब्यूटामोल को यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से स्पायरोमेट्री को रिपीट करते हैं ताकि हम रिजल्ट्स को ये कंपेयर कर सकें कि अगर तो ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद पेशेंट की स्पायरोमेट्री के ऊपर जो लंग वॉल्यूम्स हैं या जो लंग टेस्ट है वो इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिवर्सिबल कंडीशन है, उसको एज़मा है। अगर तो इंप्रूव नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसको COPD है। सबसे पहले आती है आपकी FEV1। FEV1 का मतलब होता है कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, जो कि फर्स्ट सेकंड के अंदर होता है। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो एक पेशेंट या एक पर्सन एक्सेल करता है एज फास्ट एज 1 सेकंड के अंदर। जितना आप एयर अपने बॉडी से, अपने लंग से निकालते हो 1 सेकंड के अंदर, एज फास्ट एज, जितनी तेज़ी से और जितना जल्दी आप 1 सेकंड के अंदर आप एक्सेल करते हो एयर को, वो आपकी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 सेकंड के अंदर होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कितना इजीली जो है आपकी एयर आपकी बॉडी से, आपके लंग से बाहर निकल रही है। और जो FEV1 होती है वो आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर एयर आपके लंग के अंदर चली जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती। इसीलिए हम उसे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं कि एयर बाहर नहीं आ पा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बाहर नहीं निकल पा रही है एयर। उसके बाद आती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर होती है जो एक पर्सन एक्सेल करता है आफ्टर फुल इनहेलेशन के बाद। पूरी तरह से इनहेल करने के बाद जितनी अमाउंट आप बाहर निकालोगे एयर की, वो आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है। ये आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर बताती है जो कि एक पर्सन अपने लंग्स के अंदर लेकर जाता है। बेसिकली इनहेलेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सेल कर सकते हो वो आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है, और ये आपके वो वॉल्यूम ऑफ एयर बताती है जो आप अपने लंग्स के अंदर इजीली लेके जा सकते हो। और जब आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती हैं तो आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर आपके लंग्स की रिस्ट्रिक्शन होती है, एयर ज़्यादा अंदर नहीं जा पाती है, तो आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है इसको हम डायग्नोस करते हैं जब आपकी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड के अंदर 75% से कम हो जाता है, या जो आपकी FEV1 रेशियो टू FVC आपकी 75% से कम हो जाती है। 75% से जब आपकी FEV1 FEVC कम हो जाएगी तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है, और आपकी FEV1 जो होती है वो 75% से कम हो जाती है। ये शो करता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे आपका जो पैसेज है एयर का, लंग से बाहर निकलने वाला जो एयर लंग से बाहर निकल रही है वो स्लो हो गई है। स्लोली आपके लंग से एयर बाहर निकल रही है क्योंकि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अब पेशेंट का लंग का वॉल्यूम अच्छा होगा कि एयर अंदर तो चली जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकल सकेगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब जो एस्मा वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें क्या होगा कि नैरोड एयरवे हो जाते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना वो आपके नैरोड एयरवे होते हैं, या फिर आपको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है एस्मा वाले पेशेंट्स के अंदर। लेकिन जो COPD वाले पेशेंट्स होते हैं इसमें आपका जो क्रॉनिक एयरवे और लंग का डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो जो रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होता है तो हम ऑब्स्ट्रक्शन की रिवर्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर देके, जिसमें आपकी सैल्ब्यूटामोल आती है। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर होती है वो रिवर्सिबल होती है एस्मा के अंदर, लेकिन COPD के अंदर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रोंकोडायलेटर दोगे एस्मा वाले पेशेंट्स को तो उनका लंग्स खुल जाएंगे, उनका इम्प्रूव हो जाएगी जो उनकी FEV1 FEVC होगी। लेकिन जब आप COPD वाले पेशेंट को सैल्ब्यूटामोल दोगे तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि COPD के अंदर आपको नॉन रिवर्सिबल होती है, इसमें आपका क्रॉनिक एयरवे का और लंग का डैमेज हो जाता है और वही आपका ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा होता है। लेकिन एस्मा वाले पेशेंट्स के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है जो कि रिवर्सिबल होती है। नैरोड एयरवे आपके एज ऑब्स्ट्रक्शन काम कर रहे होते हैं जिस पास एयर बाहर नहीं निकल पाती है, और रिवर्सिबिलिटी टेस्ट से इम्प्रूवमेंट आती है एस्मा के अंदर, और COPD के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है रिवर्सिबिलिटी टेस्ट से। अब जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती हैं, हमने जिसमें पढ़ा था कि आपकी जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि एयर अंदर नहीं जा पाती, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि आप
इंस्पिरेशन के बाद जितना आप एक्सेल करोगे, मतलब जितना एयर आप इजीली लंग्स के अंदर लेके जा सकते हो वो आपकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर आपकी FeV1 और FeVC आपकी इक्वली रिड्यूस होती हैं। FeV1 रेशियो FeVC आपकी 75% से ज़्यादा हो जाती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में आपकी रिस्ट्रिक्शन होगी आपके लंग्स की कि वो एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं और वो एयर को अपने अंदर फिल नहीं कर पाते हैं। जो लंग्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से, जिसमें आपका एयर फ्लो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपका एयर फ्लो अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना लंग एक्सपेंशन की, उसकी वजह से आपकी इनएडिक्वेट वेंटिलेशन होती है एल्वोलाई की, और देयरफॉर आपका जो इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन हो जाती है आपके ब्लड की। जाहिर सी बात है जब आपके अंदर एयर जा ही नहीं रही तो जब आप इनहेल करते हो वो आप ऑक्सीजन वाली एयर को इनहेल करते हो, तो जब आपके एल्वोलाई वेंटिलेट ही नहीं होंगे और जब आपकी ऑक्सीजन इनएडिक्वेट आपके ब्लड के अंदर जाती है, जब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होती हैं। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर जो आपकी FeV1 और FeVC रेशो होती है वो नॉर्मल भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी नहीं होती है इसके अंदर जो कि आपके अफेक्ट करेगी आपके एयर फ्लो को एयरवे से। इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन होती है, आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि आपकी ओवरऑल लंग की एक्सपेंशन नहीं हो रही होती है, तो आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लंग होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। कॉजेज़ क्या होती हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की? वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी चेस्ट वॉल को या लंग्स को अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से आपके लंग्स प्रॉपर्ली एक्सपैंड ना कर पाएँ और एयर को अपने अंदर ना ले जा सकें, वो सब चीज़ें आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ करा सकती हैं। जैसे कि जब आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, आपकी लंग की रिस्ट्रिक्शन हो गई है, अब अंदर एयर नहीं जा पाएगी। सार्कोइडोसिस के अंदर, ओबेसिटी के अंदर, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के अंदर, स्कोलियोसिस वाले पेशेंट्स में। अब पीक फ्लो क्या होता है? Peak flow is a measure of peak or fastest point of a person expiratory flow of air. Peak flow आपको वो fastest point होता है जो आपके पर्सन के expiratory flow of air के बारे में बताता है। इससे हम इसको peak flow को हम peak expiratory flow rate भी कहते हैं। इसे हम peak flow मीटर से मेजर करते हैं। ये एक सिंपल वे होता है जिससे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे जो है वो कितनी है किसी की पेशेंट ऑफ लंग्स के अंदर, और पेशेंट के लंग के अंदर कितनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर पीक फ्लो को यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर एस्मा के अंदर यूज़ किया जाता है, ये देखने के लिए कि एस्मा जो है कितना हम अच्छा कंट्रोल हो सकता है और कितनी शदीद इसकी एक्सरबेशन हो सकती है एस्मा की। इस टेक्निक के अंदर पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं, उसे कहते हैं कि गहरा सांस ले, उसके बाद उसे कहते हैं कि जो डिवाइस का जो है ना, डिवाइस के अंदर जो है ना वो अपने लिप से जो है ना वो ब्लो करे, जितना ज़्यादा वो ब्लो कर सकता है, जितना ज़्यादा और जितना फोर्स से वो ब्लो कर सकता है और जितना तेज़ी से ब्लो कर सकता है ब्लो करे, और 3 दफ़ा उसे कहते हैं कि इस तरह से ब्लो करे। उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स लेते हैं। ये जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट होता है वो साइज़ और एज ऑफ द पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो रिजल्ट होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्टेड। जो प्रेडिक्टेड पीक फ्लो होता है वो आपके पेशेंट के सेक्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और उसके एज के ऊपर डिपेंड करता है यूजिंग ए रेफरेंस चार्ट। फॉर एग्जांपल जो एक एस्थमा वाला पेशेंट होगा उसको जो प्रेडिक्टेड पीक फ्लो है 400 का, दैट ओनली मैनेजेस अ स्कोर ऑफ 200 ऑन द बेस्ट अटेम्प्ट्स ऑफ द ही करंटली हैज़ अ पीक फ्लो ऑफ 50% प्रेडिक्टेड। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसका प्रेडिक्टेड पीक फ्लो 400 है और वो सिर्फ 200 पॉइंट स्कोर कर सका है, तो इसका मतलब है कि 3 दफ़ा अटैम्प्ट करने के बाद तो जो उसका जो पीक फ्लो होगा वो 50% ऑफ द प्रेडिक्टेड होगा, कि वो 50% जो है ना वो कर सका है। कि प्रेडिक्टिव वैल्यू तो उसकी 400 थी लेकिन वो अपनी बेस्ट अटैम्प्ट पे भी सिर्फ 200 तक कर सका है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 50% उसकी जो है वो पीक फ्लो आएगा उसका।